हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion will be administrative tribunals. तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2017 में फाइनेंस एक्ट पास किया था, जो भी उसके बजट प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन उसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट या आप कह सकते हैं रेगुलेशन पावर अपने अंडर ले ली थी, और उस एक्ट में काफी ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस एक्ट के तहत जो भी रूल्स बने थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ एक्ट बनाती है, उसके ऊपर जो रूल्स बनाने का काम रहता है वो एग्जीक्यूटिव का रहता है। तो जो पार्लियामेंट ने उस एक्ट के तहत जो डेलीगेटेड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, उस रूल्स में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिल रही थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट की, उसकी रेगुलेशन की, सस्पेंशन की जो भी पावर थी अपने पास रख ली थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेके। तो इस रूल्स को देखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि ठीक है भैया, अगर आप इस एक्ट के तहत पावर रखना चाहते हो रख लो, नो इशू, बट जो रूल्स होंगे वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वॉलेट नहीं करने चाहिए। मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, दैट शुड नॉट बी वॉलेटेड। तो इस तरीके से आप दोबारा इन रूल्स को फ्रेम करिए। तो अभी रिसेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोबारा इन रूल्स को फ्रेम किया है और यही हमारा कॉन्टेक्स्ट है, और इसी बेसिस में आज हमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं जो कोर्ट्स होते हैं, मतलब जो जुडिशरी होती है, वो काफी जनरलिस्टिक बॉडी होती है। जैसे हमारे आईएएस होते हैं, उनको इकोनॉमी भी, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी सब आता है, लेकिन एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो चीजों को सिर्फ समझ सकते हैं, ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारी जुडिशरी होती है, उसके पास सारे टाइप के केस आते हैं, भले वो इकोनॉमिक्स के फील्ड के हों, चाहे हिस्ट्री के फील्ड के हों, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड के हों, या पॉलिटी के फील्ड के हों, आईआर के केस हो, हर जगह यहीं पर आनी है। ठीक है, अब हमारे जैसे भाई सुपर ह्यूमन तो है नहीं, उनकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो भी कुछ हद तक चीजों को समझ सकते हैं। जैसे कि हर्षद मेहता में बीआर क्या होता है भाई, ऐसी चीज बोलो जो हम जैसे गरीबों के दिमाग में जाए। ठीक है, तो वैसे केसेस जज के सामने भी आते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। तो इस पूरे इश्यू को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आता है, ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल एक तरीके ऐसे स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे केसेस की सुनवाई होती है जहां पर सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्टीज शो नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी बड़ा सा स्कैम समझना हो, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स टाइम, बिकॉज इट्स टाइम इज वेरी प्रीशियस। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोई ट्रिब्यूनल बना दो जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही काम करेगा और वो उसके ऊपर डिसीजन देगा। ठीक है, तो क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स एक तरह का स्पेशल कोर्ट्स होता है जो जिसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स होती है। ठीक है, और लिमिटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर कोई इकोनॉमिक्स का ट्रिब्यूनल है तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के फील्ड पे केसेस देखेगा, पॉलिटिक्स का तो सिर्फ पॉलिटिक्स पे देखेगा। ठीक है, तो ये होता है कुछ जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स। आपको बिल्कुल पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं जाननी है, एंड दैट इज नॉट ऑफ आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल समझ में आया कि ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस के ऊपर ही अपनी जजमेंट देते हैं। और याद रखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये स्टैच्यूरी बॉडी है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, वेरी गुड, इट इज अ स्टैच्यूरी बॉडी। तो इट हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एनजीटी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव बट एक्चुअली में एक ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ट्रिब्यूनल का जो भी थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया रखना था वो लग गया। ओके, अब देखिए ये जुडिशरी से अलग कैसे होते हैं, मतलब जो कोर्ट सिस्टम होता है उससे अलग कैसे होता है। पहली बात तो ये रहता है इसमें कि अगर जुडिशरी कोई जजमेंट देती है, ठीक है, तो वो चाहे तो फ्यूचर में जाके लॉ भी बन सकते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं उन्हें एक्चुअली में जुडिशरी के इन लॉज के अंदर काम करना पड़ता है। मतलब वो अपनी जो पावर है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल को लग रहा है कि नहीं यार, ये जो ऊपर से डिसीजन आया तो थोड़ा गलत है, तो हम इसको चेंज करके अपना डिसीजन दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। भले वो गलत है लेकिन आपको उसी के अंदर में रह के काम करना पड़ेगा। अगर उसको चेंज करने का काम होगा जुडिशरी करिए, आप नहीं करोगे। तो आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सा मतलब डायग्राम है
सर्कल है उसके अंदर ट्रिब्यूनल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिनको जुडिशरी की जो लिमिट है उसके अंडर ही काम करना पड़ता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। लेकिन इनको फॉर्म में कौन लाता है? जुडिशरी नहीं लाती, इनको फॉर्म में लेके आते हैं हमारे पार्लियामेंट, ठीक है, तो इस पॉइंट को मत भूलिएगा। इसके साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडी आप कह सकते हैं ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो लोग कुछ मतलब स्ट्रिक्ट जो हमारी पार्लियामेंट, नॉट पार्लियामेंट एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट होती है, उन स्ट्रिक्ट लॉस को फॉलो नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे एविडेंस एक्ट, ठीक है, एविडेंस एक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है जुडिशरी में, लेकिन सेम चीज यहाँ पर रिलैक्स की जा सकती है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंश्योरिटी रखनी कि भैया यहाँ पर नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसको बार अभी थोड़ी चर्चा करूंगा, डोंट वरी। ओके, तो आई थिंक आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि क्वासी जुडिशियल बॉडी या फिर ट्रिब्यूनल, देखिए ट्रिब्यूनल से क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि मैं अपना केस क्वासी जुडिशियल बॉडी के सामने लेके जा रहा हूं, तो उसका मतलब ट्रिब्यूनल ही होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंशिएट मत करिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वासी जुडिशियल बॉडी भी लिखा है और यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल भी लिख दिया है। तो आपको ट्रिब्यूनल और जो नॉर्मल कोर्ट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस समझ में आ गया कि जो हमारे ट्रिब्यूनल होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, स्पेसिफिक पावर होती है और वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशरी के लॉ है उनको फॉलो करना पड़ता है। बट उनके लिए एविडेंस एक्ट और जो भी नॉर्मल प्रोसीजर होती है जो जुडिशरी में फॉलो होती है वो यहाँ पर रिलैक्स हो सकती है। बस ये बेसिक फंड आपको अपने दिमाग पर रखना है और यही आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है। फाइन, ओके, वेरी गुड। अब आप ये बताइए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमारी आज कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे कि नहीं थे? जी हाँ, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? स्वरण सिंह ने दी थी। आपने कहीं और भी स्वरण सिंह का नाम सुना है? जी हाँ, वेरी गुड, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे, ठीक है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी इन्होंने ही रिकमेंड की थी और उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इसको इनकलकेट किया था इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हो सकता है प्रेम से पूछा जाते हैं। अब देखिए जो ट्रिब्यूनल है उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं। एक आता है आर्टिकल 323A और दूसरा आता है 323B। जो 323A है वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से डील करता है, मतलब जो हमारी सरकार से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकम ट्रिब्यूनल, नेशनल इनकम ट्रिब्यूनल, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, इनकम टैक्स हो गई या फिर जो भी मतलब बहुत सारी चीज हो सकती है, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल इनकम टैक्स का। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए रखे हैं, कस्टम ट्रिब्यूनल, एक्साइज ट्रिब्यूनल, सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो 323 के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सब ट्रिब्यूनल्स आएंगे। वेयर 323B में लिखा है अदर मैटर्स, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले इन्वायरमेंट की इतनी इज्जत हुआ नहीं करती थी किसी की नजर में, लेकिन जैसे क्लाइमेट चेंज लोगों को देखने लगा तो इन्वायरमेंट एक नया सब्जेक्ट इमर्ज होकर आया। अब उसी के तहत 323B आर्टिकल को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एनजीटी एक्ट पास किया और उसके अंडर में क्या आया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। समझ में आया? 323B फॉर एनी मैटर्स, और जो 323A है वो स्पेसिफिक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मतलब कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, ठीक है, समझ में आ गया ना? ओके। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको ऐड क्यों किया था? बिकॉज टाइम पे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के पास ना ही इतना टाइम था और ना ही इतनी टेक्निकल एक्सपर्टीज थी जैसे हमारे पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो स्पेशली ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे और उसका मेन रीजन था टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए, ठीक है। और इन ट्रिब्यूनल को यह बोला गया है कि भाई आपको सेम जुडिशरी के मैनर में काम नहीं करना है, बिकॉज अगर आप जुडिशियल मैनर में काम करोगे ना तो कभी जजमेंट नहीं आएगी। जुडिशरी के पता है मेन रीजन क्या है डिसीजन लेट आने का? कि भाई जो जुडिशरी है वो सारे के सारे लॉस को फॉलो करती है। जब आप इतने सारे लॉस को फॉलो करोगे तो भाई साल लग जाएंगे डिसीजन देते हुए। तो यहाँ पर इनको ये बोला गया कि आप सारे के सारे लॉस को साइड में रख सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना है अपनी जजमेंट देते समय, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी अ जज ऑफ इट्स ओन केस, और साथ ही साथ ये भी फॉलो करना है कि भाई आप सामने वाले को सुने, उसको बिना सुने उसके खिलाफ जजमेंट ना दे दे, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं। सो अल्टीमेटली ये दो मेन चीजें दी गई थी ट्रिब्यूनल को। और साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, मतलब ये लोग किसी को भी चाहे तो सम्मन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कोई भी एविडेंस मंगवा सकते हैं किसी भी ऑफिस से। दो अब पीएमओ की बात ना कर दें, ठीक है, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। और उसके बाद इनके जो भी डिसीजन आएंगे वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा, बट यू कैन अपील अगेंस्ट देम, ठीक है। और प्रॉपर यहाँ पर अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, इसके बाद हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? चलो
अब समझते हैं इशू क्या था, अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2017 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, फाइनेंस एक्ट पास किया था। अपने जो भी प्रपोजल्स थे, आप सभी जानते हैं फाइनेंस एक्ट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट ने जो भी बजट प्रपोजल रखे हैं उनको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। और जो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, मनी बिल होता है कि नॉर्मल बिल होता है, इट इज अ मनी बिल। मतलब इसको आपको राज्यसभा से पास नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर पढ़ने के लिए देना है, और लोकसभा अगर पास कर देगी तो ऑटोमेटिकली ये बिल पास हो जाएगा और इट विल बिकम एन एक्ट, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए, देखो भाई यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात थी, तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से इतने बड़े मुद्दे को आप कह सकते हैं मनी बिल में पास करवा दिया। भाई आप क्या करने जा रहे हो, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हर्ट कर रहे हो, उसके साथ ही साथ चलो आप नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट छोड़ो, आप सीधे से मनी बिल पास करवा दे रहे हो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, बल्कि पास्ट में भी ऐसा आपको देखने को मिला, जो आधार एक्ट था वो भी ऐसा मनी बिल पास किया गया था, तो और भी ऐसे रिसेंट केसेस आए हैं पास्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, इस पूरे इश्यू को, मनी बिल वाले इश्यू को हम एक लार्जर बेंच को रेफर कर देते हैं, मतलब एक 7 जज बेंच को रेफर कर देते हैं, ठीक है। तो और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, अब उसके ऊपर जब जजमेंट आएगी अब देखा जाएगा, तो अभी इस मुद्दे को तो छोड़ो। लेकिन दूसरा मुद्दा ये आता है कि भाई गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में ऐसे कौन से रूल्स बना दिए जिससे कि सुप्रीम कोर्ट को इन सारे रूल्स को स्ट्रक डाउन करना पड़ा और दोबारा गवर्नमेंट के रूल्स को फॉर्म करना पड़ा। देखिए इसका सबसे मेन रीजन था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसकी जो पावर है, ट्रिब्यूनल्स को अपॉइंट करने की पावर अपने पास रखना चाहती थी। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों रखना चाहती थी। देखिए इसका रीजन ये है कि ट्रिब्यूनल्स में किसके खिलाफ केसेस जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। और अगर आप ये सोचिए सारे के सारे डिसीजन अगर गवर्नमेंट के फेवर में आएंगे तो उसमें अच्छी बात है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रिब्यूनल में हमारा बंद रहे, मतलब हमारी सत्ता चले, ना कि बिल्कुल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी चले। तो उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, पूरी की पूरी पावर सेंट्रलाइज करना चाहती थी। और आप देखिए उसने करने की कोशिश भी की थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एक दो प्रोविजन बताता हूँ। देखो याद रखिएगा, वो जो पुराना वाला रूल था ना उसको पढ़ने मत बैठ जाना, जो भी 2-3 कंपैरिजन के पॉइंट है वो मैं यहाँ पर करवा दूंगा, बिकॉज रूल ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं और नए रूल्स आ चुके हैं, तो उनको पढ़ने में ज्यादा फोकस रखना। फाइन, तो क्या था पुराने रूल्स में, आपको 1-2 पॉइंट बताता हूँ। देखिए अगर मान लो, मतलब इस रूल्स के आने से पहले, इस एक्ट के आने से पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपको ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट में या रिमूवल में या रीअपॉइंटमेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको पार्लियामेंट से लॉ पास करवाना पड़ता था। लेकिन यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब कोई भी लॉ पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अगर चेंजेस करना चाहते तो थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन भी चेंज कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ एक ऑर्डर पास करेंगे और वो जो भी बंदा होगा उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो भी बंदा होगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो भी बंदा होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ जजमेंट दी तो आप तो भैया उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है, आपसे आपको सख्त एक्शन ले लेंगे। तो मतलब आप भी वही चाहते हैं, कमिटेड जुडिशरी हो, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो, तो ये तो सही नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मेजर क्रिटिसाइज पॉइंट था। और अगर आप देखें तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो एक्चुअली में हाई कोर्ट की तरह काम करते हैं। जब वो हाई कोर्ट की तरह काम करते हैं, उनकी पावर, मतलब उनके जो डिसीजन होते हैं हाई कोर्ट की तरह होते हैं, तो उनकी जो मेंबर होने चाहिए वो भी इस तरीके से पावरफुल होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो अपना डिसीजन निष्पक्ष होकर दे सके। तो सरकार को तो एक्चुअली में ऐसे रूल बनाना चाहिए कि ये लोग निष्पक्ष हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है कि सारे डिसीजन उनके फेवर में ही आए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। और साथ ही साथ इसमें जो मिनिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट थी ना उसको भी बढ़ा दिया गया था, बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। और उसके बाद अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में कुछ नए लॉज या आप कह सकते हैं जो उसके ऊपर नए रूल्स थे वो लेके आए हैं। तो क्या है वो रूल्स, उससे पहले एक चीज और याद रखना, या एक क्वेश्चन का आंसर दो, उसके बाद चीजों को याद रखना कि इसमें जो रूल्स हैं, अभी जो नए 2020 वाले रूल्स हैं, वो बताइए किस मिनिस्ट्री ने बनाए होंगे, लॉ मिनिस्ट्री ने या फिर कोई और मिनिस्ट्री ने। देखिए अगर आप लॉ मिनिस्ट्री बोल रहे हैं तो आप गलत है। क्यों? बिकॉज मैंने बोला कि यहाँ पर फाइनेंस एक्ट के अंदर ये रूल्स बने थे, मतलब पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, तो चीज को भूलिएगा नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पावर है। इसके बाद दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो लॉज बने हैं वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल के अप्लाई नहीं होते हैं। बाकी के जो बचे हुए ट्रिब्यूनल्स हैं, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, उनके ऊपर अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, कस्टम ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इस सब के ऊपर अप्लाई होंगे। फाइन, इसी को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं क्या नए प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाए हैं। सबसे पहले प्रोविजन तो रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट में ही क्लियर कर दिया था कि भैया अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही होगी, ठीक है, नो डाउट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट विल वर्क ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सच
कम सिलेक्शन कमेटी, मतलब एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और उसके मेंबर्स बताएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपको किस बंदे को अपॉइंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे कौन कौन होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके द्वारा अपॉइंटेड कोई नॉमिनी। दूसरे नंबर पे होंगे प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल कंसर्न। अगर मान लीजिए कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट करनी है तो इस टाइम पे जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है उनको भी यहां पर रखा जाएगा। तो पहले मेंबर हो गए सीजीआई उनके नॉमिनी, दूसरे हो गए उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के चेयरमैन या प्रेसिडेंट। फिर तीसरे नंबर पे आएंगे जिस सब्जेक्ट को लेकर मिनिस्ट्री बनी है उसकी तरफ से भी 2 सेक्रेटरीज आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर लीजिए हम एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से भी 2 सेक्रेटरी आएंगे। तो इन शॉर्ट यहाँ पर 3 टाइप के मेंबर देखने को मिलेंगे। एक तो होंगे हमारे सीजीआई या उनके नॉमिनी, दूसरे रहेंगे पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के कंसर्न प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन, और तीसरे नंबर पे आएंगे 2 सेक्रेटरीज फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री। मतलब मान लीजिए अगर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कुछ बात चल रही है उसके यहाँ पर अपॉइंटमेंट करनी है तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से मतलब सीबीडीटी या सीबीसीसी से मतलब मेंबर आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे और रिकमेंड करेंगे किस बंदे को हमें या किन किन बंदों को या किस बंदे को चेयरपर्सन बनाना है इस ट्रिब्यूनल का, ठीक है। और जो भी एडवाइस देगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट साइन कर देगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि रिमूवल कैसे किया जाएगा इनका। देखिए रिमूवल के लिए ये बोला गया है कि जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसी के पास पावर है इनको रिमूव करने की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव नहीं कर रही थी। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस मेंटेन करने की कोशिश की है। और हमारे जो भी आप कह सकते हैं सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में सीजीआई है, फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो मेंबर है या जो भी चेयरपर्सन है उस ट्रिब्यूनल के उनके बाद अगर मान लीजिए कोई एलिगेशन लगता है कि भैया ये करप्टेड है, ये ढंग से डिसीजन नहीं दे रहा, ये नेशनल जस्टिस को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस केस में इनके खिलाफ जो इंक्वायरी होगी जो भी चेयरपर्सन या मेंबर के खिलाफ वो भी सर्च कम सिलेक्शन कमेटी ही करेगी, ठीक है। ओके, वेल एंड गुड। इसके बाद यहां पर साफ साफ क्वालिफिकेशन बताई गई है कि सिर्फ और सिर्फ वही मेंबर ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किए जाएंगे जिनके पास जुडिशियल या लीगल एक्सपीरियंस है। इससे पहले 2017 के रूल में लिखा था कि किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए कल भैया ये लोग आडवाणी जी को अपॉइंट कर दें तो उनके पास कोई लीगल एक्सपीरियंस थोड़ी ना, जुडिशियल एक्सपीरियंस थोड़ी ना है। तो यहाँ पर ये अच्छा स्पेसिफाई किया गया है कि जुडिशियल और लीगल, याद रखिएगा जुडिशियल मतलब जुडिशरी से आएंगे और लीगल मतलब कोई एडवोकेट भी हो सकता है, मतलब हमारे राम जेठमलानी भी हो सकते हैं। वैसे तो आप ऊपर पहुंच गए हैं बट फिर भी कोई भी लॉयर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो टर्म रखी गई है मतलब मैक्सिमम ये बंदा कितने साल तक ट्रिब्यूनल को सर्व कर सकता है वो है 4 साल की, ठीक है। इससे पहले के रूल में 2017 में सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक के लिए रखी गई थी। अब इसका क्रिटिसिज्म हुआ था। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ था? बिकॉज देखिए अगर कोई भी बंदा नए ट्रिब्यूनल में आता है तो उसे कुछ टाइम तक उसका एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और जो भी चीजें रहती है वो सीखने में लग जाता है। और जब तक वो सीखता है, जब तक जो बड़े चेयरमैन रहते हैं, पुराने मेंबर रहते हैं, उसको उल्लू बना के, धुर बना के निकाल देते हैं, तो अल्टीमेटली आप ढंग से अपना काम ही नहीं कर पाते। इसलिए अगर आपको मैं आगे बताऊंगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप अप्रोक्सीमेटली इनको 5 से 7 साल तक का मौका दो, लेकिन फिर भी यहाँ पर 4 साल तक का मौका तो एटलीस्ट दिया गया, 1 साल तो बढ़ाया गया पिछले टर्म से। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इनकी ये इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोला कि भैया जो भी मेंबर्स हैं उनको हम दोबारा रीअपॉइंट नहीं करेंगे। इससे पहले वाले प्रोविजन में मतलब 2017 के रूल्स में रीअपॉइंटमेंट अलाउड थी। मतलब मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में बार बार डिसीजन दे रहा है तो बार बार उसको ही रीअपॉइंट करेंगे और जो अच्छा मेंबर उनको रिपॉइंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इससे थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई। आप लॉ खुद देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी इंप्रूवमेंट हुई। इसलिए मैंने आप देखिए साइड बाय साइड जो भी पिछले प्रोविजन थे वो भी बताया मैंने आपको। आई थिंक समझ में आया कि कैसे आपको चीजें पढ़नी चाहिए। ओके, चलिए वेरी गुड। अब देखते हैं कि अभी भी कुछ कंसर्न्स रह गए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला कंसर्न तो ये है कि अब यहाँ पर जो चेयरपर्सन है किसी भी ट्रिब्यूनल का, वो अगर चाहे तो फिर कौन बन सकता है, एक इलीगल पर्सन भी बन सकता है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जुडिशरी का मेंबर ही बने। तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया गया। क्यों? बिकॉज जो ट्रिब्यूनल्स है ना वो एक्चुअली में जुडिशरी के पार्ट है, और जुडिशरी में मान लीजिए ट्रिब्यूनल में ही जुडिशरी के जो जजेस है वही सुप्रीम नहीं हो तो फिर क्या मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। दूसरा क्रिटिसिज्म इस चीज को लेके है, मतलब ये यूनियन ऑफ इंडिया और आर गांधी केस में कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस तरीके से आपको ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट या जो भी प्रोसेस को करना चाहिए। तो उस चीज को हम लेके अब थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे पिछले एक्ट को। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कॉम्पोजिशन के बारे में लिखा हुआ है, मतलब कि कितने मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पर यह लिखा है कि जुडिशरी से 50% मेंबर तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी ट्रिब्यूनल में 4 मेंबर हैं तो 2 मेंबर जुडिशरी से आएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। यहां पर आप देखिए जो मेजॉरिटी है देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की है। यहां पर देखिए हमारे सीजीआई 1 पर्सन है
और यहाँ पर 1+2, तो मतलब ये लोग 3 है और CGI 1 है। तो अल्टीमेटली आप देखिए मेजोरिटी किसकी चलेगी। तो ये पहला जो पॉइंट था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी केस, इसको क्या करता है, ये जो एक्ट है वो वायलेट करता है। दूसरी चीज टर्म की अगर मैं बात करूं, मैंने ऑलरेडी बताया कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपको अप्रोक्सीमेटली उनको 5 से 7 साल देने, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। इसके बाद सस्पेंशन ऑफ प्रेसिडेंट या चेयरमैन की जो पावर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ही पूरी हो सकती है। मान लीजिए अगर किसी ने डिसाइड भी कर लिया कि भाई आपको यहाँ पर इनको रिमूव करना है, तो विदाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। मतलब इन शॉर्ट सस्पेंशन या उनके रिमूवल के टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास वीटो पावर होनी चाहिए, बट ये वीटो पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, मतलब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो बोलेगी वो सही होगा। ठीक है, इस बात रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला था कि भाई मिनिस्ट्री से बंदे अपॉइंट नहीं होने चाहिए, उसकी जगह अगर आपको ज्यादा मतलब जरूरत है एक्सपर्ट की तो आप लॉ मिनिस्ट्री से बंदे बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए हमारे जो मिनिस्ट्री है उनके बंदों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ ही साथ एक चीज और जिसको क्रिटिसाइज किया गया कि भाई अब लीगल सर्विस से बंदे आएंगे। अब लीगल सर्विस से उनकी इंडिपेंडेंस को, और आप कह सकते हैं उनका तो एक प्रॉपर करियर होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो लोग बढ़ेंगे। और बल्कि आप देखिए हमारे जुडिशरी के मेंबर होते हैं, उनका करियर मतलब जुडिशरी के बाद अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाता है, इसलिए वो लोग अपनी लाइफ में काफी लंबे टाइम तक इंडिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन सेम हम लीगल सर्विस वाले बंदों से अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। फाइन, तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं जो अभी तक रह गए हैं। तो आप देखते हैं इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोल दिया न्यूज को, तब आगे कुछ देने की बात ही नहीं है, बट फिर भी हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ तमाशा होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द आर्टिकल। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले यह था कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, उसके बाद क्या इशू था, उसके बाद क्या भी गवर्नमेंट ने चेंजेस किए और क्या कंसर्न्स रह गए। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।